दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो किसी किताब या इतिहास के पन्नों से नहीं, बल्कि भविष्य के एक ऐसे काले सच से जुड़ी है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों की। एक तरफ दौलत और शोहरत की बुलंदी पर बैठी पाकिस्तान की सबसे अमीर शहजादी, और दूसरी तरफ भारत की मिट्टी से जुड़ा मेहनत करने वाला एक आम लड़का। जब कुदरत इन दोनों को एक ऐसी जगह फेंक देती है जहां पैसा नहीं बल्कि सांसें गिनकर खर्च करनी पड़ती हैं, तो क्या होता है? क्या नफरत की दीवार गिर पाएगी? और उस वीरान टापू का वो खौफनाक सच क्या है जो इनकी जान लेने के लिए सदियों से इंतजार कर रहा था? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समुंदर की लहरों पर तैरते एक आलीशान महल से, द रॉयल ओडिसी। जापान की तरफ बढ़ता हुआ एक ऐसा क्रूज जिस पर दुनिया के सबसे रईस लोग मौजूद थे, और इन्हीं रईसों के बीच एक चमकता हुआ सितारा थी निदा, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी। खूबसूरती ऐसी कि जिसे देख ले वो पल के झपकाना भूल जाए, लेकिन मिजाज ऐसा कि उसके लिए गरीब इंसान इंसान नहीं बल्कि पैरों की धूल के बराबर था। मॉडर्न ख्यालात, हाथ में महंगी वाइन का गिलास और चेहरे पर दुनिया को झुकाने का गुरूर। वहीं इसी जहाज के निचले हिस्से में, जहां मशीनें शोर करती थीं और पसीना बहता था, वहां था सिद्धार्थ राज, एक भारतीय लड़का, सीधा साधा, पुराने ख्यालों वाला, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाने के लिए 7 समुंदर पार नौकरी कर रहा था। उसके लिए उसूल और संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत थे। एक रात पार्टी चल रही थी, निदा अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, तभी वेटर के भेष में सिद्धार्थ वहां से गुजरा। गलती से, सिर्फ एक छोटी सी गलती से, जूस की कुछ बूंदें निदा की कीमती लिबास पर गिर गई। संगीत रुक गया। निदा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सिद्धार्थ को वो सब सुनाया जो एक स्वाभिमानी इंसान की रूह को छलनी कर दे। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग, मेरी सैंडल की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी से ज्यादा है। सिद्धार्थ चुप रहा। उसने माफी मांगी, सिर झुकाया और चला गया। उसे लगा कि अमीर सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से भी गरीब होते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त और कुदरत को किसी का गुरूर पसंद नहीं होता। उसी रात समुंदर ने अपना असली रूप दिखाया। एक ऐसा तूफान आया जिसकी भविष्यवाणी किसी राडार ने नहीं की थी। जो जहाज अपनी मजबूती के लिए मशहूर था, वो कागज की नाव की तरह डगमगाने लगा। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, मौत सामने खड़ी थी। उसी भगदड़ में निदा का पैर फिसला। वो रेलिंग से लटक गई। नीचे गहरा काला समुंदर उसे निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा था। वो चिल्ला रही थी, अपने अमीर दोस्तों को पुकार रही थी, लेकिन सब अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। निदा ने ऊपर देखा। वो वही लड़का था, सिद्धार्थ, वही जिसे कुछ घंटे पहले उसने जलील किया था। तूफान के शोर में सिद्धार्थ चिल्लाया, हाथ मत छोड़ना मैम, भरोसा रखिए। निदा की आंखों में आंसू थे। मौत का डर उसके गुरूर को तोड़ चुका था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूटा और उन दोनों को लेकर गहरे काले समुंदर में समा गया। सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ अंधेरा। जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसे लगा कि वो शायद जन्नत में है। सूरज की रोशनी इतनी साफ और चमकीली थी कि आंखों को चुभ रही थी। सामने का नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा था। नीले पानी का किनारा और पीछे घना हरा भरा जंगल। उसने देखा कि कुछ दूरी पर निदा बेहोश पड़ी है। सिद्धार्थ ने उसे होश में लाया। होश में आते ही निदा का पहला सवाल था, मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे डैड को कॉल करना है। सिद्धार्थ ने चारों तरफ देखा और कहा, यहाँ कोई टावर नहीं है, और शायद हम दुनिया के किसी ऐसे कोने में हैं जहाँ कोई नहीं आता। ये सुनकर निदा भड़क गई। तुम्हारी वजह से, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं रेस्क्यू टीम के साथ होती। मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक पल नहीं रह सकती। निदा गुस्से में जंगल की तरफ चल दी। वो नहीं जानती थी कि ये टापू देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। सिद्धार्थ चुपचाप उसके पीछे चला, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की इस जंगल में अकेले 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगी। जैसे जैसे वो अंदर गए, उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगीं। हवा तो चल रही थी, लेकिन पेड़ों के पत्ते नहीं हिल रहे थे। चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई परिंदा दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी, बहुत ही धीमी हमिंग साउंड पूरे माहौल में गूंज रही थी, जैसे जमीन के नीचे कोई बड़ी मशीन चल रही हो। 2 दिन बीत गए।
भूख से दोनों का हाल बेहाल था। निदा, जिसने कभी बासी रोटी नहीं देखी थी, अब भूख से तड़प रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पर लाल लाल रसीले फल लटके थे। वो सेब जैसे दिख रहे थे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चमकदार थे। निदा ने दौड़कर एक फल तोड़ा और बिना सोचे उसे मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने चबाया, वो थूकने लगी। ये कैसा स्वाद है? ये तो रबड़ जैसा है, इसमें कोई रस नहीं है। निदा रोने लगी। सिद्धार्थ ने वो फल हाथ में लिया, उसे गौर से देखा। वो फल अंदर से सड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसका टेक्सचर ही अजीब था। सिद्धार्थ ने कहा, हमें समुंदर से मछली पकड़नी होगी, यहाँ का खाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। उन्हें लगा कोई जानवर है, शायद शिकार मिल गया। सामने एक खरगोश आया, प्यारा सा सफ़ेद खरगोश। निदा के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही वो खरगोश धूप की रोशनी में आया, सिद्धार्थ की आंखें फटी रह गई। खरगोश की चाल में एक झटका था। वो लंगड़ा नहीं रहा था, वो अटक रहा था, जैसे कोई वीडियो रुक रुक कर चलता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जंगल के गहरे अंधेरे से गुर्राने की आवाज़ आई। एक भेड़िया, लेकिन ये आम भेड़िया नहीं था। इसका आकार सामान्य से दुगना था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो निदा की तरफ झपटा। निदा चीखी। सिद्धार्थ बीच में कूद पड़ा। उसके हाथ में एक नुकीली लकड़ी थी। लड़ाई शुरू हुई। सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से लकड़ी उस जानवर की गर्दन पर दे मारी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अजीब बात हुई। जब लकड़ी जानवर को लगी तो मांस फटने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी लोहे या सख्त चीज़ पर वार किया गया हो। खट! सिद्धार्थ के हाथ झंझना गए। जानवर थोड़ा पीछे हटा। उसने सिद्धार्थ को एक खूनी नज़र से देखा और फिर अजीब तरीके से बिना दर्द दिखाए जंगल में भाग गया। सिद्धार्थ हाँप रहा था, खून बह रहा था। निदा कांपते हुए उसके पास आई। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, फिक्र थी। तुम्हें चोट लगी है। उसने अपनी महंगी ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ा और सिद्धार्थ के घाव पर बांध दिया। उस रात मौसम ने फिर करवट ली। उस टापू की बारिश भी अजीब थी। पानी की बूंदें ठंडी नहीं, बल्कि हल्की गर्म और चिपचिपी थीं। वे दोनों एक छोटी सी गुफा में दुबके हुए थे। बाहर तूफान चीख रहा था। निदा ठंड और डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे। वो बुखार से तप रही थी। सिद्धार्थ ने आग जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां की लकड़ियां जल ही नहीं रही थीं। निदा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, मुझे बचा लो, मुझे ठंड लग रही है। सिद्धार्थ जानता था कि अगर शरीर को गर्मी नहीं मिली तो निदा सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। संस्कार और मर्यादा एक तरफ थीं और एक जान बचाना दूसरी तरफ। सिद्धार्थ ने एक फैसला लिया। वो धीरे से निदा के पास गया। मैम, माफ़ करना, लेकिन आपको गर्मी की ज़रूरत है। उसने हिचकिचाते हुए निदा को अपनी बाहों में भर लिया। निदा, जो शायद होश में भी नहीं थी, उसने अनजाने में सिद्धार्थ को कसकर जकड़ लिया। उस अंधेरी गुफा में, जहां बाहर मौत का तांडव था, अंदर दो धड़कनें एक हो रही थीं। सिद्धार्थ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे निदा के शरीर में उतर रही थी। निदा ने अपना सिर सिद्धार्थ के सीने पर रख दिया। उस सन्नाटे में उसे सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। वो धड़कनें जो सिर्फ उसके लिए थीं। सिद्धार्थ ने निदा के बालों को देखा, जो गीले होकर उसके चेहरे पर चिपके थे। उसने धीरे से, बहुत एहतियात से अपनी उंगलियों से उन बालों को हटाया। निदा ने हल्की सी आंखें खोलीं। उनकी नज़रें मिलीं। वो नज़दीकी, वो सांसों का टकराना, उस पल में अमीर और गरीब का, मुल्कों का, सरहदों का सारा फासला मिट गया। उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए, बस खामोशी ने प्यार की पहली गवाही दी। महीने बीतते गए। अब वो दोनों उस टापू के आदी हो चुके थे। निदा, जो कभी खुद पानी का ग्लास नहीं उठाती थी, अब सिद्धार्थ के साथ मिलकर शिकार करती थी। सिद्धार्थ ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया, मछली पकड़ना सिखाया, और निदा ने सिद्धार्थ को सिखाया कि जिंदगी में थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उस टापू पर रहते हुए उनके साथ कुछ अजीब हो रहा था। उन्हें महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो बदल रहे थे। सिद्धार्थ ने गौर किया कि उसे अब रात के अंधेरे में भी साफ दिखाई देने लगा है। निदा ने महसूस किया कि उसे थकान नहीं होती। एक बार उसे चोट लगी थी, लेकिन वो घाव कुछ ही घंटों में अपने आप भर गया। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अलग महसूस कर रहे हैं? निदा ने एक शाम समंदर किनारे पूछा। हाँ, सिद्धार्थ ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। यहाँ की हवा में कुछ नशा है निदा, जैसे ये जगह हमें अपना बनाना चाहती है। प्यार अब गहरा हो चुका था। वो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे।
उन्होंने मान लिया था कि यही उनकी दुनिया है और इसी दुनिया में उनके प्यार ने एक नई जिंदगी की नींव रखी। निदा गर्भवती थी। खुशी भी थी और डर भी। डर इस बात का कि इस रहस्यमयी सुनसान टापू पर बच्चे का जन्म कैसे होगा, जहां जानवर लोहे के जैसे सख्त हैं और फल रबड़ जैसे, वहां एक नन्ही जान कैसे पलेगी। बच्चे के जन्म का समय नजदीक आ रहा था। सिद्धार्थ ने सुरक्षा के लिए एक नई जगह ढूंढने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच घनी झाड़ियों के पीछे उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां पत्थरों और लताओं के बीच एक विशालकाय धातु का दरवाजा था। वो दरवाजा सदियों पुराना लग रहा था, लेकिन उस पर एक लाल बत्ती अभी भी जल बुझ रही थी। उस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा था और नीचे अंग्रेजी में एक चेतावनी थी, प्रोजेक्ट डूम, कीप आउट। सिद्धार्थ ने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लगा उसे एक तेज झटका लगा। यहाँ लोग रहते हैं निदा, या शायद रहते थे। ये कोई आम टापू नहीं है, ये किसी का बनाया हुआ पिंजरा है, सिद्धार्थ ने घबराहट में कहा। उन्हें नहीं पता था कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो हवा नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है, एक ऐसा प्रयोग जो इंसान को बदलकर कुछ और ही बना देता है। और फिर वो रात आई। 9 महीने पूरे हो चुके थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश नहीं थी, सिर्फ सूखी बिजली। निदा दर्द से कराह रही थी। वो गुफा में थी। सिद्धार्थ उसके पास था, उसका हाथ थामे हुए। हिम्मत रखो निदा, सब ठीक होगा। सिद्धार्थ की आवाज कांप रही थी। तभी बाहर से आवाजें आने लगीं। जंगल के वो सारे अजीब जानवर, वो सख्त चमड़ी वाले भेड़िए, वो रुक रुक कर चलने वाले खरगोश, सब गुफा के बाहर जमा होने लगे। वे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वे इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि कोई आने वाला है। निदा की चीख के साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। लेकिन दोस्तों, ये रोना आम बच्चे का नहीं था। जैसे ही बच्चा रोया, बाहर के जानवर शांत हो गए। गुफा के अंदर की हवा में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। उसने देखा बच्चे का शरीर बेहद सुंदर था, लेकिन जब बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं तो सिद्धार्थ सन्न रह गया। उस बच्चे की आंखों में पुतलियां नहीं थीं, उसकी आंखें पूरी तरह से नीली चमक रही थीं। उस चमक में इतना तेज था कि गुफा रोशन हो गई। उसी वक्त जंगल के बीचों बीच बने उस धातु के दरवाजे के पीछे सायरन बजने लगे। एक कंप्यूटर की आवाज गूंजी जो शायद पूरे टापू पर सुनाई दी। सब्जेक्ट 001 एक्टिवेटेड, म्यूटेशन कंप्लीट। सिद्धार्थ और निदा एक दूसरे को देख रहे थे। निदा ने कमजोर आवाज में पूछा, सिद्धार्थ, ये आवाज कैसी है, और हमारा बच्चा? सिद्धार्थ ने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया था कि अनजाने में वो दोनों एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुके हैं। वो हवा, वो नकली फल, वो अजीब जानवर, सब एक तैयारी थी, और उनका ये बच्चा उस प्रयोग का आखिरी नतीजा। अचानक गुफा के बाहर तेज रोशनी हुई। आसमान से कई सारे ड्रोन नीचे उतरने लगे। वो उन्हें लेने आ रहे थे, या शायद खत्म करने। सिद्धार्थ ने भाला उठाया और निदा के आगे खड़ा हो गया। मैं इन्हें अपने परिवार को छूने नहीं दूंगा। लेकिन बच्चा, वो बच्चा रो नहीं रहा था, वो उन ड्रोन्स को देख रहा था, और उसकी नन्ही मुट्ठी बंद होते ही बाहर उड़ रहा एक ड्रोन हवा में ही धमाके के साथ फट गया। दोस्तों, क्या ये बच्चा इंसानियत का मसीहा है या दुनिया की तबाही का कारण? वो कौन लोग हैं जो इस टापू को चला रहे हैं? और क्या सिद्धार्थ और निदा उस जहरीले जाल को तोड़कर अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे को बचा पाएंगे? या फिर ये बच्चा खुद एक ऐसा तूफान है जिसे कोई नहीं रोक सकता? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली राज और असली जंग अभी बाकी है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में सन्नाटा चीख में बदल गया। एक साथ 3 मशीनी भेड़ियों ने गुफा पर हमला बोल दिया। सिद्धार्थ, जो अब तक सिर्फ एक प्रेमी और पति था, इस वक्त एक योद्धा बन चुका था। उसने पूरी ताकत से भाला पहले भेड़िए के मुंह में दे मारा। चिंगारियां निकली। चरर की आवाज के साथ भेड़िया पीछे गिरा, लेकिन मरा नहीं। पीछे रहो निदा, सिद्धार्थ चिल्लाया। निदा बच्चे को सीने से चिपकाए दीवार से सट गई। वो रो नहीं रही थी। माँ बनने के बाद औरत का डर ताकत में बदल जाता है। उसने देखा कि एक छोटा रोबोटिक मखड़ा चुपके से छत के रास्ते सिद्धार्थ के पीछे जा रहा था। सिद्धार्थ, ऊपर! निदा चीखी। सिद्धार्थ ने पलटकर वार किया,
लेकिन देर हो चुकी थी। मकड़े ने सिद्धार्थ के कंधे पर एक लेजर कट मार दिया। खून का फव्वारा फूटा। सिद्धार्थ घुटनों पर आ गया। मशीनी जानवर अब उन पर टूट पड़ने वाले थे। मौत बस 1 इंच दूर थी। तभी निदा की गोद में हलचल हुई। उस नन्हे बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोली। इस बार वो रोया नहीं, बल्कि उसने गहरी सांस ली। अचानक गुफा के अंदर की हवा भारी हो गई। बच्चे के शरीर से एक नीली तरंग निकली। वो तरंग इतनी तेज थी कि जैसे ही वो उन रोबोटिक जानवरों से टकराई, उनके सर्किट जल गए। धड़ाम धड़ाम, सारे जानवर एक साथ जमीन पर गिर पड़े, जैसे किसी ने उनका स्विच ऑफ कर दिया हो। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिद्धार्थ की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। सिद्धार्थ ने दर्द को दबाते हुए निदा का हाथ थामा। हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाज़ा, हमें उस प्रोजेक्ट डूम वाले दरवाजे के अंदर जाना होगा। जवाब वहीं मिलेंगे। जंगल को चीरते हुए वो उस विशाल धातु के दरवाजे तक पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि बच्चे के करीब जाते ही वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे वो अपने मालिक को पहचान रहा हो। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। बाहर जंगल था, लेकिन अंदर एक हाईटेक शहर जैसा लैब था। चारों तरफ कांच की दीवारें, बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन और अजीब से कैप्सूल जिनमें मरे हुए इंसान और जानवर तैर रहे थे। तभी एक बड़ी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर एक वीडियो प्ले हुआ। एक जापानी वैज्ञानिक जो बेहद बूढ़ा और बीमार लग रहा था, कैमरे में देख रहा था। रिकॉर्डिंग: अगर कोई ये देख रहा है तो इसका मतलब हम मर चुके हैं। हमने दुनिया के अमीरों के लिए ये टापू बनाया था। हमने एक ऐसा सीरम बनाया जो हवा में छोड़ा गया। मकसद था इंसान को अमर बनाना, उसे बीमारियों से बचाना। लेकिन गलती हो गई। वो गैस जहर बन गई। उसने कमज़ोर लोगों को मार दिया और जानवरों को राक्षस बना दिया। ये टापू अब एक कब्रगाह है। सिद्धार्थ और निदा सन्न थे। वीडियो आगे बढ़ा। लेकिन अगर कोई कपल इस जहरीली हवा में जिंदा बच जाता है और अगर उनका कोई बच्चा यहाँ जन्म लेता है, तो वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि इवोल्यूशन का अगला चरण होगा। वो मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएगा। वो एक जीवित हथियार होगा। निदा ने कांपते हुए अपने बच्चे को देखा। वो जहर जो उन्हें मारने के लिए था, उसने उनके प्यार की वजह से उनकी डीएनए को बदल दिया था। उनका बच्चा इस तबाही का सबसे ताकतवर नतीजा था। लैब के अंदर सायरन बजने लगे। मुख्य कंप्यूटर ने घुसपैठियों को पहचान लिया था। सफाई अभियान शुरू। पर्ज मोड एक्टिवेटेड। दीवारों से बड़ी बड़ी मशीनी तोपें बाहर निकल आईं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे कंट्रोल रूम में छिप गए। सिद्धार्थ का खून बहुत बह चुका था। वो जमीन पर बैठ गया। निदा उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपककर सिद्धार्थ के चेहरे पर गिरे। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ फंसे। निदा सिसक रही थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपने खून सने हाथ से निदा का चेहरा उठाया। पागल हो क्या? अगर हम उस जहाज पर होते तो शायद मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा वेटर बनकर रह जाता। इस टापू ने मुझे मेरा प्यार दिया है, मेरा परिवार दिया है। अगर आज मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि आखिरी सांस में तुम मेरे पास हो। निदा ने झुककर सिद्धार्थ के माथे को चूमा। उस ठंडे मशीनी कमरे में 2 प्रेमियों के बीच की गर्मी ही एकमात्र सच थी। हम नहीं मरेंगे सिद्धार्थ, निदा ने दृढ़ता से कहा। हमारे लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए हमें इस सिस्टम को खत्म करना होगा। सामने एक बड़ा सर्वर था जो लाल रंग में चमक रहा था। यही वो दिमाग था जो पूरे टापू के जानवरों और ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था। सिद्धार्थ, हमें इसे तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, छत से एक विशालकाय रोबोटिक गार्जियन नीचे कूदा। ये 10 फुट ऊंचा लोहे का दानव था। सिद्धार्थ के पास अब ताकत नहीं बची थी। रोबोट ने सिद्धार्थ को पकड़कर दीवार पर दे मारा। नहीं, निदा चीखी। वो रोबोट अब निदा और बच्चे की तरफ बढ़ा। निदा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं। इस बार नीली रोशनी नहीं, बल्कि लाल अंगारों जैसी रोशनी उसकी आंखों से निकली। बच्चा जोर से रोया। उसकी आवाज़ के साथ एक अदृश्य शक्ति ने उस विशाल रोबोट को हवा में उठा लिया। मशीन के पुर्जे पुर्जे कांपने लगे। बच्चे का रोना तेज होता गया और बूम, वो विशाल रोबोट हवा में ही पिचककर कबाड़ बन गया। मौका देखते ही सिद्धार्थ लंगड़ाते हुए उठा। उसने अपने भाले की नोक को पास पड़े एक बिजली के पैनल में घसा दिया। जाओ नर्क में, सिद्धार्थ चिल्लाया। जबरदस्त धमाका हुआ। लैब की सारी लाइट्स बंद हो गईं। सर्वर रूम में आग लग गई। बाहर जंगल में जितने भी रोबोटिक जानवर थे, सब एक झटके में जमीन पर गिरकर ढेर हो गए।
टापू का नकली आसमान झिलमिलाया और गायब हो गया। अब वहां असली सूरज था, असली हवा थी, वो मशीनी जादू टूट चुका था। लैब में आग लग रही थी। वे किसी तरह भागकर बाहर समुंदर किनारे आए। टापू की वो अजीब सी हमिंग आवाज बंद हो चुकी थी। वो जहरीली गैस जो मशीनों से बन रही थी अब रुक गई थी। दूर क्षितिज पर उन्हें एक छोटा सा जहाज दिखाई दिया। शायद सिस्टम के नष्ट होते ही दुनिया को इस टापू की लोकेशन मिल गई थी। रेस्क्यू टीम आ रही थी। सिद्धार्थ और निदा रेत पर गिर पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने मौत को हराया था, उन्होंने अपनी मोहब्बत को बचाया था। हम घर जा रहे हैं निदा, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, हमारा घर, निदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जब रेस्क्यू बोट करीब आ रही थी, निदा की गोद में लेटा बच्चा जाग रहा था। वो शांत था। सिद्धार्थ और निदा खुश थे कि बला टली, लेकिन कैमरा उस बच्चे के चेहरे पर जूम करता है। बच्चे की गर्दन के पीछे त्वचा के नीचे एक हल्का सा सर्किट जैसा निशान उभर रहा था जो धीरे धीरे चमक रहा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उस बच्चे ने अपनी नन्ही उंगली उठाई और समुंदर की लहरों की तरफ इशारा किया। लहरें उसके इशारे पर थम गईं। सिद्धार्थ और निदा को लगा कि वो उस नर्क से बच निकले हैं। उन्हें लगा कि वो जहर वहीं खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। वो जहर, वो प्राचीन शक्ति और वो टेक्नोलॉजी अब इस बच्चे के रूप में दुनिया के बीच जा रही थी। जैसा कि मैंने कहा था, उस बच्चे के अंदर दो अलग ताकतें थीं, एक उस लैब की टेक्नोलॉजी और दूसरी कुछ और। जापान के उस टापू का इतिहास कहता है कि सदियों पहले वहां एक तूफान का देवता कैद किया गया था। वैज्ञानिक जिसे म्यूटेशन समझ रहे थे, वो दरअसल उस प्राचीन शक्ति का पुनर्जन्म था। ये बच्चा दुनिया को बचाएगा या उसका अंत बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, तूफान अब शहर में दाखिल हो चुका है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बड़े होकर ये बच्चा क्या बना? क्या सिद्धार्थ और निदा अपनी इस अनोखी औलाद की शक्तियों को छुपा पाए? अगर हाँ, तो इंतजार कीजिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जल्द ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी, जो और भी खतरनाक जंग और प्यार का अनूठा संगम होगा।